उनकी सभी हिदायतों का आप पालन कर रहे होंगे। तो आइए ओसीएम के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। 12th स्टैंडर्ड का ओसीएम का लेक्चर वापस स्टार्ट हो रहा है आज, उसको आप बड़ी ध्यान से सुनेंगे ऐसी आशा है। तो बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ओसीएम का, और चैप्टर का नाम है बच्चों प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस ख़त्म किए थे। तीसरा क्वेश्चन ये चालू है जिसका नाम है हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो 14 प्रिंसिपल्स मतलब 14 पॉइंट्स आपको इसमें पढ़ने हैं। हाँ बिल्कुल, ये आता है बच्चों सिर्फ 5 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको लिखने पड़ेंगे 6 से 8 पॉइंट्स। अब हमने पढ़े थे अभी तक 10 पॉइंट्स, और उन 10 पॉइंट में से लास्ट लेक्चर में हमने सिर्फ 4 ही पॉइंट्स पढ़े थे बच्चों, क्योंकि स्केलर चेन नाम का जो पॉइंट है वो अपने आप में एक शॉर्ट नोट है, इसलिए उसमें अपना काफ़ी समय गया था। अब जो 4 पॉइंट बचे हैं आज हम उनके ऊपर रोशनी डालेंगे, उसको अच्छे से पढ़ेंगे। और बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि याद रखिए, चाहे ये कोरोना पेंडेमिक आया है, कोविड-19 चल रहा है, चाहे जो भी हो, एक बात दिमाग में डाल के रखो अच्छे से कि 2021 साल में आपकी 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम होने ही वाली है, वो चूक नहीं सकती। तो आप अगर घर पे बैठ के टाइम पास कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि सब कोई नहीं पढ़ रहा है तो चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। पढ़ाई बड़ी ज़ोरदार चालू है सभी लोगों की, और इस कंपटीशन का हिस्सा अगर आपको बनना है तो आपको बड़ी लगन से हर एक विषय जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डाउट लेक्चर में आना पड़ेगा, डाउट्स पूछने पड़ेंगे, तभी जाके आपकी तैयारी उत्तम कहलाएगी, सर्वोत्तम कहलाएगी। और इसीलिए हम चाहते हैं कि प्लीज़ बी सीरियस इनफ टू अंडरस्टैंड दी इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस स्टडीज़ इन दिस कोरोना पैंडेमिक। अगर आप इस महत्व को नहीं समझेंगे तो आप टाइम पास करते रहोगे, आप अपना समय सोशल मीडिया पे वेस्ट करते रहोगे, और बाद में आएगा, याद रखो, काफ़ी कम समय बचेगा और जिसमें आपको टेंशन आ जाएगा कि यार मैंने कुछ पढ़ाई किया नहीं और इसके वजह से अभी मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, इसलिए हम चाहते हैं कि प्लीज़ बी सीरियस इनफ, और हम ये लेक्चर इसी संदेश से आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमने अभी तक 10 पॉइंट जो पढ़े हैं, तो उसमें का सब पॉइंट्स मुझे लगता है आपने थोड़ा बहुत रिवाइज़ किया ही रहेगा, क्योंकि रिवीजन करके अगर आप ये सब सुनोगे तो काफ़ी जल्दी आपको आंसर समझ में भी आ जाएगा। तो पहला पॉइंट हम पढ़े थे बच्चों यूनिटी ऑफ कमांड, फिर था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, फिर ई से पॉइंट था बच्चों इक्विटी आपने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था डी से डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेम्यूनरेशन का पॉइंट भी आप पढ़े थे, फिर एस्प्रेट डी कॉप्स का पॉइंट भी एक अलग प्रकार का पॉइंट था जो हमने पढ़ा था, फिर आपने वापस डिसिप्लिन का पॉइंट पढ़ा बच्चों, इनिशिएटिव पहल करना वो भी पॉइंट आपने पढ़ा, इनिशिएटिव, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा था 10वां, दैट इज़ स्केलर चेन, जो आपने लास्ट पॉइंट पढ़ा था। ऐसे 10 पॉइंट बच्चों अब तक हमने कवर किए हैं, और आपके मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर अब दिख रहा है 11th पॉइंट, दैट इज़ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। पॉइंट का मीनिंग बढ़िया है, एकदम सिंपल है एकदम। सबऑर्डिनेशन मतलब सेम, इंटरेस्ट मतलब बच्चों उद्देश्य। अब मान लो कि आप स्टूडेंट हो, हम टीचर्स हैं, और हम सभी का उद्देश्य एक ही है, स्टडीज़, पढ़ाई। आप लेक्चर में आते हो ताकि हमें आप सुन सके और आपको काफ़ी अच्छा ज्ञान मिल सके, मगर कुछ बच्चे मान लो कि उनका ये उद्देश्य ही नहीं है पढ़ाई, वो सिर्फ आते हैं लेक्चर में, मस्ती करते हैं, टीज़ करते हैं किसी ना किसी को, टाइम पास करते हैं, ध्यान नहीं देते, लेक्चर में बातचीत करते हैं, लिख के भी नहीं लेते, घर पे जाके रिवाइज नहीं करते, कॉलेज के लेक्चर्स भी अटेंड नहीं करते, यहाँ की एग्ज़ाम अटेंड नहीं करते। तो आप समझ लीजिए, there is no subordination of interest, there is only wastage of resources of your parents, teachers and ultimately of this nation। अब सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट अगर स्टडीज़ में नहीं रहेगा बच्चों, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, आपके फैमिली का नुकसान है। तो मेरा एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण आप समझ लीजिए कि टीचर स्टूडेंट का दोनों का उद्देश्य होना चाहिए पढ़ाई।
और वो अगर नहीं है, मान लो हम टीचर भी अगर सपोज टाइम पास कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं लेक्चर में, तो दैट इज़ नॉट सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज़ द शेयर वेस्टेज ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम। तो समझ लीजिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन है और एम्प्लॉयज़ है तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ का उद्देश्य सेम होना चाहिए। उद्देश्य क्या होना चाहिए? यस, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉफिटेबिलिटी, है ना, पंक्चुअलिटी, समय पर काम ख़त्म करना, वेस्टेज नहीं करना। ये इसी उद्देश्य से अगर एम्प्लॉय काम करेगा, इसी उद्देश्य से अगर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट चलेगा, तो बच्चों काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, मान लो कोई एम्प्लॉई काम करने नहीं जा रहा है, वहाँ पे सोने जा रहा है, टाइम पास करने जा रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है, सिर्फ कैंटीन में जाके खाना खा रहा है, बराबर, तो क्या होगा? तो होगा वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और इसी के वजह से ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्योल साहब कहते हैं कि देयर शुड बी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट चलाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए। क्या उद्देश्य हो सकता है बच्चों? कॉमन सेंस है, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छे प्रोडक्ट बना के लोगों को देना, सेटिस्फैक्शन देना, ये उद्देश्य होने चाहिए। और इसीलिए बच्चों अगला वाक्य बोला है, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क फॉर सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स। और इसीलिए उस ऑर्गेनाइजेशन के काम करने वाले लोग, उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रबंधन चलाने वाले लोगों का काम होना चाहिए, काम चलना चाहिए एक ही उद्देश्य के ऊपर, एक ही फ़ायदे के ऊपर। और ऐसा नहीं होगा तो देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर ऐसा नहीं होगा तो बार बार उनमें टकराव होगा, विषमता होगी, है ना। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ में अच्छे संबंध कभी भी नहीं होंगे, स्पॉइल हो जाएंगे, पूरा एनवायरनमेंट कंपनी का क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। जैसे घर में कभी कभी हो जाता है ना, लोग अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाते तो फिर झगड़े हो जाते हैं। तो वो झगड़े वहाँ पे हो सकते हैं कंपनी में, और ऐसा होते रहा तो इट में लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। और ऐसा हुआ तो यस, ऑर्गेनाइजेशन के साधन संपत्ति की वाट लग सकती है, मिसयूज़ हो सकता है, और फिर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी को नज़रअंदाज कर देगी, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस नहीं मिलेगा। और इसीलिए फ्योल साहब का कहना है, अगर दोनों लोग हैं, दोनों लोग मतलब एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट, तो दोनों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो फ्योल सेज देयर शुड बी सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इक्वल सेम पर्पस होना चाहिए। किसका बच्चों? एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट का, बराबर। वो दोनों किसके लिए काम करने चाहिए? तो दोनों काम करने चाहिए सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स के लिए। दिया है, एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क, उनका काम होना ही चाहिए फॉर सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स। क्या नहीं होना चाहिए? देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मॉम डैड देखो भड़क जाते हैं जब आपको कम मार्क्स आते हैं, आप फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य है आपको पढ़ाना, आपका उद्देश्य अगर पढ़ना नहीं है तो यस देयर विल बी फाइट। तो आपको दो बातें सुननी पड़ेगी उनकी, हैं आगे। इट में लीड टू वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, और ऐसा नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो जो फीस भर रहे हैं, आपको कॉलेज भेज रहे हैं, आपके मेकअप का खर्चा उठा रहे हैं, वो सब वेस्टेज होगा, फ़ायदा फैमिली का बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए आपको समझ में आ गया बच्चों पॉइंट है कि उद्देश्य क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसका उद्देश्य? एम्प्लॉयज़ का, मैनेजमेंट का। वो दोनों किसके लिए काम करना चाहिए? वो दोनों काम करने चाहिए सेम ऑब्जेक्टिव्स एंड बेनिफिट्स के लिए। क्या नहीं होना चाहिए? वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उनके उद्देश्यों में विषमता नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस होगा। ऐसे 4 वाक्य इसमें आपको याद करने हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, 12वें पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम है बच्चों स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है बच्चों स्थिरता। यस, जो स्थिर है
उसी का विकास हो सकता है। जो बार बार ऊपर नीचे हो रहा है उसका विकास पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो इसीलिए दिया है यहाँ पे स्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पे आपको पॉइंट समझना चाहिए इसको एज अ जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी किसको दे सकते हो बच्चों? जॉब सिक्योरिटी दे सकते हो हार्ड। व्हाट इज जॉब सिक्योरिटी? और जॉब सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ये पहले जान लो। जॉब सिक्योरिटी का मतलब होता है बच्चों परमानेंट होना। कहाँ परमानेंट होना? कंपनी में, जहाँ पे आपको टेम्पररी पीरियड पर नौकरी दी जाती है। वो टेम्पररी पीरियड 6 महीने का हो सकता है और 6 महीने के बाद या तो कंपनी आपको निकाल देती है क्योंकि उसको शायद आपका काम पसंद नहीं या उनके पास जगह नहीं, या फिर कंपनी आपको हमेशा के लिए रख लेती है, जिसको बोलते हैं परमानेंट होना। देखो परमानेंट होने के बाद एम्प्लॉयज़ बड़े खुश हो जाते हैं, वापस पेड़े बांटते हैं। क्यों? क्योंकि परमानेंट होने के बाद उनको मिलती है बहुत बढ़िया सैलरी, बहुत सारी ज़बरदस्त फैसिलिटीज़, और इवन जॉब छूटने के बाद उनको पेंशन भी मिलती है। मतलब उनको फील आता है कि मेरी लाइफ यार सेट हो गई, जो मैं इतना एजुकेशन ले रहा था, इतना मैं मेहनत कर रहा था, वो सब रंग लाया। और फ़याल साहब यही कहते हैं कि यही एक सरप्राइज़ गिफ्ट आपको देना चाहिए। किसको? जो लोग हार्डवर्क करते हैं उनको। क्या देना चाहिए उनको? ज़िंदगी में स्टेबिलिटी देनी चाहिए। किसके रूप में देनी चाहिए? जॉब सिक्योरिटी के रूप में देनी चाहिए। फ़ायदा क्या होगा अगर मिल गई जॉब सिक्योरिटी? मान लो आपको देखो गूगल कंपनी में जॉब लग गया, 1 लाख पगार है ना, MBA किया आपने, CA किया, CS किया, आपको गूगल में जॉब लग गया। अगर 1 लाख पगार मिल रहा है, 50,000 भी मिल रहा है, आपकी लाइफ क्या हो गई? सेट हो गई, परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। तो आप में एक अंदर भावना आएगी यार आई हैव गॉट अ फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैं अपने बलबूते पे क्या हो गया? खड़ा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। आज मैं कमा सकता हूँ, मेरे फैमिली को बहुत ही बढ़िया उनको जीवन दे सकता हूँ, हाँ या ना? तो आप में आती है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और उसके वजह से परमानेंट होने के वजह से आप और जी जान से मेहनत करना चालू करते हो। क्योंकि अभी आपको क्या चाहिए? अभी आपको चाहिए प्रमोशन, अभी आपको और बढ़िया सैलरी चाहिए, और ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए, और ज़्यादा अमीर बनना है ज़िंदगी में आपको। और इसी के वजह से फ़याल साहब कहते हैं कि जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देना बेहद ज़रूरी है, ताकि आपकी कंपनी जीत सके आपके हार्डवर्किंग एम्प्लॉयज़ का लॉयल्टी, उनका डेडिकेशन आप जीत सकें। साथ साथ फ़याल साहब एक वार्निंग भी देते हैं। ये कहते हैं कि कंपनी को कभी भी एम्प्लॉयज़ की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अगर आपको उनका काम पसंद नहीं, 6 महीने के बाद उनको तुरंत टाटा बाय बाय कीजिए, और काम पसंद है 6 महीने के बाद उनको परमानेंट कीजिए। सोच लो, कोई कंपनी ने आपको काम पे रखा, सिर्फ झूठा वादा देती रही कि भाई हम 3 साल के बाद आपको परमानेंट करेंगे, नहीं 5 साल के बाद परमानेंट करेंगे, और 5 साल के बाद आपको निकाल देते हैं नौकरी से। आपके 5 साल बर्बाद हो गए उस कंपनी में। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंडियन लेबर एक्ट के अंतर्गत ये गुनाह है। और इसी के वजह से फ़याल साहब कहते हैं कि इस प्रिंसिपल के तहत, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी शुड बी गिवन। किसको देनी चाहिए? टू द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़। सवाल पूछो अपने आप को, क्या आप हार्ड वर्किंग हो? अगर हो तो आपको ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत आगे जाएंगे ज़िंदगी में। आगे क्या फ़ायदा होता है जॉब सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देने का? फ़ायदा ये होता है कि इट क्रिएट्स, इससे क्रिएट होता है मतलब तैयार होता है। क्या तैयार होता है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक फीलिंग, सुरक्षितता की भावना पैदा हो जाती है। किसके बीच में? अमंग देम मतलब एम्प्लॉयज़ के बीच में। एम्प्लॉयज़ के मन में एक सुरक्षितता की भावना पैदा होती है बच्चों। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, उसके वजह से एम्प्लॉयज़ वर्क विथ लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। फिर और मेहनत और लगन से
और ईमानदारी से काम करना क्या करते हैं वो लोग चालू करते हैं। और साथ साथ जो मैंने कहा था कि फ्यूल सवलास में वार्निंग देते हैं, कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट कीप एनी एम्प्लॉय ऑन टेम्पररी बेसिस। ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रखना चाहिए अपने कामगारों को टेम्पररी पीरियड पे या टेम्पररी बेसिस पे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उनको कभी भी लेबर लॉ को तोड़ना नहीं चाहिए। लेबर लॉ ने अगर बोला है 6 महीने तक ही आप टेम्पररी रख सकते हो तो यस, या तो फिर उसके बाद उसको परमानेंट करो या तो फिर उसको टाटा बाय बाय करो। तो लास्ट सेंटेंस बच्चों वापस, ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट कीप बी, उसको कट करो बाद में आप लिखते समय, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं रखना चाहिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट कीप किसको, एनी एम्प्लॉय, किस पे, ऑन टेम्पररी बेसिस, किसके लिए, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वापस स्टार्ट से, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के तहत क्या मिलना चाहिए, बोलो जोर से, क्या मिलना चाहिए, जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। किसको मिलना चाहिए, बोलो जोर से, शुड बी गिवन टू द हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़। इससे क्या पैदा होती है उनके मन में बच्चों, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी अमंग देम। और परिणाम स्वरूप उसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, एज अ रिजल्ट एम्प्लॉयज़ वर्क विथ लॉयल्टी एंड डेडिकेशन। बहुत ही तन मन लगा के वो लोग काम चालू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या गंदा काम नहीं करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट कीप एनी एम्प्लॉय, किस पे, ऑन टेम्पररी बेसिस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इन दोनों पॉइंट्स को बच्चों रिवाइज करो, टेक योर ओन टाइम। तो बच्चों आशा है कि ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आइए लास्ट पेज पे चलते हैं और ये आंसर ख़त्म कर देते हैं। 13 पॉइंट इज सेंट्रलाइजेशन। अब सेंट्रलाइजेशन पॉइंट पढ़ने के पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा आपको। एक उदाहरण ले लेते हैं कि सेंट्रलाइजेशन होता क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है बच्चों, अगर हिंदी में कहें तो केंद्रीयकरण। समझा? नहीं समझेगा, क्योंकि केंद्रीयकरण में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, डिफ़िकल्ट चीज़ें जो समझेगी नहीं, तो एग्जाम्पल से समझेगा। आपके घर पे मॉम डैड के पास पावर्स हैं और आपको कोई भी कुछ स्पेशल काम करना होता है ना, पैसे मांगने होते हैं, पिकनिक जाना होता है, कोई भी स्पेशल काम जो रोज़ आप नहीं करते, तो उसके लिए आप क्या लेते हो, परमिशन। क्योंकि वो परमिशन देने का अधिकार, उसका सेंट्रलाइजेशन किसके हाथों में है, मॉम डैड के। डिसेंट्रलाइजेशन की पावर आपको दी गई है ऑलरेडी। सेंट्रलाइजेशन की पावर किसको मिल चुकी है, मॉम डैड को। डिसेंट्रलाइज पावर आपके पास है, मतलब घर में रहना, खाना खाना। आप पूछते हैं क्या मम्मी को, फ्रिज खोलूँ क्या मम्मी, पूछते हैं? पानी पीऊँ क्या मम्मी, पूछते हैं क्या? नहीं, अब वो बिंदास कर दो। क्यों? उसकी पावर आपको दी गई है, सेंट्रलाइज पावर आपको दी गई है, और इसके वजह से आपको कुछ स्पेशल करना होता है तभी आप मॉम डैड को पूछते हो, उनकी परमिशन लेते हो। मतलब मॉम डैड के हाथ में है बच्चों सेंट्रलाइजेशन, आपके पास है डिसेंट्रलाइजेशन। इन दोनों में बढ़िया बैलेंस रखना चाहिए, ऐसे फ्योल साहब कहते हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो यस, मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनके पास जो मैनेजर्स हैं उनके पास होने चाहिए इंपॉर्टेंट मैटर्स को हैंडल करने की पावर, और ऑर्डिनरी मैटर्स को हैंडल करने की पावर देनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स को। तो फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा काम स्मूथली चलते रहेगा, एफिशिएंसी बढ़ते रहेगी, मैनेजर वहाँ पे खड़ा भी नहीं रहेगा तो भी काम चलते रहेगा। लोग कंटिन्यूसली मशीन पे, कंप्यूटर पे काम करते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट हैज़ टू बी डन, दे नो देयर ड्यूटीज़ एंड पावर्स। तो कोई भी आपके सर पे खड़ा रह के वहाँ पे काम करके नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि डिसेंट्रलाइज पावर आर ऑलरेडी गिवन इन योर हैंड। और इसी के वजह से बच्चों ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वापस वही चीज़ें बताऊंगा मैं। अगर आप एम्प्लॉई हो और हर छोटी चीज़ के लिए अगर आप मैनेजर को परेशान करोगे, कंप्यूटर स्टार्ट करूं क्या, काम करूं क्या, ईमेल भेजूं क्या, ये सब पूछते रहोगे बार बार,
तो काम स्मूथली नहीं चलेगा, एफिशिएंसी मतलब कार्य क्षमता नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो आइए पॉइंट में घुसते हैं। फ्योल सेज देयर शुड बी अ गुड बैलेंस, काफी अच्छा समतोल बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच में बच्चों? बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण के बीच में एक बढ़िया बैलेंस होना चाहिए, है ना। जैसे मैं कहूँगा टू मच सेंट्रलाइजेशन एंड टू मच डिसेंट्रलाइजेशन मस्ट बी अवॉइडेड। बहुत ही ज़्यादा पावर्स अगर मॉम डैड ने अपने पास ही रखी तो आपका जीना मुश्किल हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा पावर्स अगर आपको दी गई तो उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो देयर हैज़ टू बी अ गुड बैलेंस, है ना, ताकि सबकी ज़िंदगी बरोबर बैलेंस से चले। और इसी के वजह से बच्चों कहा गया है सेकेंड सेंटेंस, इम्पॉर्टेंट मैटर्स मस्ट बी सेंट्रलाइज, मतलब किसके हाथ में सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए? उसका मैनेजर्स। एंड रेगुलर मैटर्स मस्ट बी डिसेंट्रलाइज इन द हैंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो इम्पॉर्टेंट मैटर्स के बारे में निर्णय लेने की पावर देनी चाहिए मैनेजर्स को, और रेगुलर मैटर्स के बारे में निर्णय लेने की पावर देनी चाहिए सबऑर्डिनेट्स को। तो हो गया अच्छा बैलेंस दोनों में। फ़ायदे, इसके दो फायदे हैं बच्चों। काम कभी भी रुकेगा नहीं, स्मूथली चलते रहेगा, क्योंकि हर बंदे को पता है क्या करना है। तो इट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनिंग मतलब वर्किंग, हर डिपार्टमेंट में सिस्टमैटिकली आराम से स्मूथली काम चलते रहे। इवन मैनेजर उस दिन नहीं आएगा तो भी काम चलते रहेगा, बिकॉज सबको पता है काम क्या करना है। क्लियर? आगे, इट ऑल्सो एनहेंसेस ओवरऑल एफिशिएंसी। एनहेंसेस मतलब इंक्रीजेस, बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है बच्चों? कार्य क्षमता बढ़ाता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए वहाँ पे डिले नहीं होगा, टाइम पास नहीं होगा, परमिशन लेने के लिए लाइन नहीं लगाएंगे लोग, और काम कंटिन्यूसली चलने के वजह से कार्य क्षमता पे बुरा असर नहीं पड़ेगा, उल्टा वो तो बढ़ जाएगी। और इसी के वजह से फ्योल साहब कहते हैं सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बढ़िया बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया बच्चों? ओके, चलो। फ्योल सेज देयर शुड बी अ गुड बैलेंस, क्या होना चाहिए? बहुत ही बेहतरीन बैलेंस होना चाहिए। किसके बीच में? बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा पावर्स नहीं देना चाहिए या किसी को बहुत कम पावर नहीं देना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस दोनों में होना चाहिए। आगे, इम्पॉर्टेंट मैटर्स को क्या करना चाहिए? तो बोला गया है इम्पॉर्टेंट मैटर्स मस्ट बी सेंट्रलाइज, मैं ऐड करना चाहूँगा इन द हैंड्स ऑफ मैनेजर्स, एंड रेगुलर मैटर्स मस्ट बी डिसेंट्रलाइज, मैं ऐड करना चाहूँगा इन द हैंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स। फ़ायदा सेकेंड पैरा में आप लिख दो कि इट हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा फ़ायदा इट ऑल्सो एनहेंसेस ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो समझ में आ गया? बढ़िया बैलेंस होना चाहिए पावर का केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण करने में। लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे बच्चों आदेश देना नहीं आएगा, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे आएगा सुव्यवस्था, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, है ना। बहुत लोग बच्चे उसको गलत लेते हैं, ऑर्डर मतलब आदेश देना, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मतलब व्यवस्था। अपना घर ही देख लो, क्योंकि अभी घर में ही हो पिछले 2 महीनों से, तो आपको पता है कि घर की हर चीज़ कहाँ रखनी चाहिए। घर की हर चीज़ के लिए एक प्रॉपर जगह दी गई है, वहाँ पे वो चीज़ रखनी चाहिए। घर के हर एक बंदे के लिए, हर एक इंसान के लिए बैठने की जगह है, सोने की जगह है, खाना खाने के लिए भी हम लोग एक्चुअली अपने एक स्पेशल जगह पे ही बैठते हैं, हाँ या ना। तो एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट आपके घर में चली रही है, आपके घर में ऑलरेडी ऑर्डर है, सुव्यवस्था है। सोच लो अगर ये सुव्यवस्था नहीं है, कोई किधर भी सो रहा है झगड़ा होगा, कोई किधर भी खाने के लिए बैठ रहा है झगड़ा होगा, कोई कितना भी खा रहा है झगड़ा होगा। तो ये झगड़े नहीं होने चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए, सिस्टमैटिकली काम चलना चाहिए। इसलिए ऑर्डर का रहना, ऑर्डर इस प्रिंसिपल का रहना बेहद ज़रूरी है, ऐसा फ्योल साहब का कहना है।
उनका कहना है कि हर चीज़ और हर इंसान को सिस्टमेटिकली वहाँ पे ऑर्गेनाइज करो, अरेंज करो, ताकि कोई भी दिक्कतें ना आए काम करने में। ओके, आइए पॉइंट में घुसते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अंडरलाइन करके रखने का, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट मतलब बच्चों ऑर्डर। तो उनका कहना है कि वहाँ पे होना चाहिए सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, एकदम अच्छा आयोजन होना चाहिए, सुव्यवस्था होनी चाहिए इन द ऑर्गेनाइजेशन। किसके लिए होनी चाहिए, उसके अगले दो वाक्य आएंगे। पहले उन्होंने चीज़ों पे जोर दिया है, बाद में इंसानों पे जोर दिया है। देयर शुड बी अ प्लेस, जगह होनी चाहिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस, और वो हर चीज़ उसी जगह पे होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखोगे तो महिंद्रा कंपनी शिफ्ट में काम चलता है, 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट में लोग काम करते हैं, उसी मशीन पे, उसी टेबल पे, उसी कंप्यूटर पे आके काम करते हैं, बराबर। तो अगर फर्स्ट शिफ्ट वाला एम्प्लॉई उन चीज़ों को इस्तेमाल करके सही जगह पे नहीं रखेगा तो अगले शिफ्ट का एम्प्लॉई आके उसको ढूंढते रहेगा, 2 घंटा तो उसी में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए इनका कहना है कि देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस। उसको कहते हैं आयोजन, उसको कहते हैं ऑर्डर, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब जैसे चीज़ों के लिए जगह है, वैसे वहाँ पे काम करने वाले हर एम्प्लॉय को जगह होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कंपनी में अंदर जाने के बाद उसको कहाँ बैठना है, कहाँ काम करना है। और इसी के वजह से बच्चों दिया है कि सिमिलरली देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन। हर बंदे को जिसको आपने अपॉइंट किया है, हर बंदा जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई है, उसको वहाँ पे जगह होनी चाहिए, और वो बंदा एंड एवरीवन मस्ट बी इन हीज और हर प्लेस, और वो बंदा वो 8 घंटे वहीं पे पाया जाना चाहिए, एक्सेप्ट ऑब्वियसली लंच एंड टी ब्रेक्स। क्लियर? तो इसी के वजह से आपने देखा रहेगा लोग काफ़ी डिसिप्लिन में, बड़े बड़े ऑफिसेस में, बैंक्स में, इवन हॉस्पिटल्स में अच्छे से डिसिप्लिन में क्या करते हैं, काम करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस सुव्यवस्था का प्रॉपर आयोजन किया गया है। तो सिमिलरली देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन, और वो बंदा वहीं पे पाया जाना चाहिए, मतलब एवरीवन मस्ट बी इन हीज और हर प्लेस। जब वहीं पे रहेगा तभी तो काम करेगा ना, घूमते रहेगा तो काम कहाँ से करेगा, बराबर। और इसी की वजह से ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये पॉइंट के वजह से फ़ायदा क्या होता है संस्था का, इट ब्रिंग स्पीड एंड इफिशियंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप भी देखो ना, आप 4 घंटे लगातार बस मेहनत करो, पढ़ते रहो, लिखते रहो 4 घंटे लगातार, आपका भी स्पीड लिखने का, समझने का बढ़ जाएगा, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। 4 घंटा पढ़ाई किया, 5 घंटा भी कर पाओगे, 6 घंटा भी कर पाओगे, 8 घंटा भी कर पाओगे। बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब बच्चे तैयारी करते हैं तब उनको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ता है दिन में। हम देखो 1 घंटा पढ़ लिया, ऐसा लगता है बहुत पढ़ लिया, पूरा हफ्ता भर नहीं पढ़ते हो, गलत। आपकी पढ़ाई में भी ऑर्डर आनी चाहिए। कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं सर बुक नहीं मिला, नोटबुक नहीं मिला। इसका मतलब सिंपल है, उनमें ऑर्डर नहीं है, उनमें सुव्यवस्था है ही नहीं। तो ऑर्डर का रहना बेहद ज़रूरी है बच्चों, और इसीलिए फ़ैल साहब कहते हैं कि देयर शुड बी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, और देयर शुड बी अ प्लेस, जगह होनी चाहिए, किसके लिए, फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ के लिए, एंड एवरीथिंग मस्ट बी इन इट्स प्लेस, और वो चीज़ वहीं पे मिलनी चाहिए, चाहे कंप्यूटर हो, मशीनरी हो, टूल्स हो, व्हीकल्स हो, हर चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में जगह होनी चाहिए, वो चीज़ वहीं पे पाई जानी चाहिए। सिमिलरली देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीवन, हर एम्प्लॉय की काम करने की एक फिक्स जगह होनी चाहिए, और वो एम्प्लॉय, वो एवरीवन मस्ट बी इन हीज हर प्लेस, वहीं पे पाया जाना चाहिए। फ़ायदा होगा इसका, इट ब्रिंग्स स्पीड एंड इफिशियंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो आशा है बच्चों का आज के ये 4 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, और
इसी के वजह से अपना ये आंसर आज कंप्लीट हो चुका है। माना 5 मार्क्स का ये आंसर है, हर एक पॉइंट अपने आप में कुछ ना कुछ आपको सिखा के गया है, ज़िंदगी के कई सारी वैल्यूज़ को सिखा के गया है और इसको आपको ज़िंदगी भर फॉलो करना चाहिए, दूसरों को सिखाना भी चाहिए। तो मिलते हैं बच्चों डाउट लेक्चर में। डाउट लेक्चर में मैं आपको इसका शॉर्ट फॉर्म भी दे दूंगा और इसके जो पिक नोट्स हैं वो आपको संदीप सर भेज देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपना ख्याल रखें। गुड बाय फॉर टुडे।